ईंट गारे से बना मकान मेरा घरौंदा हो गया। हम तो और मेरे अपनों से कोना कोना आबाद हो गया। जी हाँ, मैं स्मिता फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ मेरे स्वयं के द्वारा लिखित एक कहानी लेकर। कहानी का नाम है घर का कोना। दोस्तों, मेरे जन्म की कहानी तो तभी से कल्पना का रूप लेने लगी थी जब मिस्टर शर्मा ने यह बड़ा सा प्लॉट खरीदा था। मिस्टर शर्मा ने प्लॉट खरीदा, मकान का इंजीनियर के द्वारा नक्शा बनने लगा और गवर्नमेंट की जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट की गई। उसके बाद ईंट, रेत, सीमेंट से नींव बनने लगी और धीरे से दीवारें भी उठने लगी और जो मेरी जन्म की कल्पना है वह साकार रूप लेने लगी। हाँ, आप सोचेंगे क्या मकान निर्जीव होता है और क्या उसका भी कोई मन होता है, क्या उसकी भी कोई कहानी होती है? जी हाँ दोस्तों, हमारा भी इतिहास, भूत, भविष्य, वर्तमान सब होता है। जब भी कोई व्यक्ति नया मकान खरीदता है तो उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करता है। वहाँ कौन रहता था, वहाँ कैसे लोग रहते थे, क्या कुछ वहाँ पे कोई घटना घटित हुई है, यह कितना पुराना है, तो हुआ ना हमारा जन्म। ऐसे ही यही मेरे जन्म की कथा है। अब धीरे से दीवारें उठने लगी और मकान कंप्लीट होने लगा और अब तो मुझे भी रूप मिलने लगा। शर्मा जी ने बड़ा ही सुंदर सा मकान बनाने का प्लान बनाया था। 2 बेडरूम, 1 किचन, 1 पूजा घर, वॉश एरिया, बड़ा सा लिविंग रूम। परंतु इस लिविंग रूम में एंटर होने के पहले उन्होंने एक लंबा सा बरामदा बनाया था 6 बाय 18 का। और हाँ, यह जो 6 बाय 18 का बरामदा था ना, इसका आखिरी छोर मैं था, घर का कोना। हाँ, मेरी ओर तो किसी की नजर जाती ही नहीं थी क्योंकि जो सामने वाला 6 फीट का एरिया था उसमें एंट्रेंस गेट बनाया हुआ था और जो भी आता एंट्रेंस गेट से अंदर वो सीधा लिविंग रूम में ही प्रवेश कर जाता था। मेरी ओर तो कोई नजर ही नहीं डालता था क्योंकि ये सकरा सा जो बरामदा था इसका आखिरी कोना में था। इसीलिए मेरी बिरादरी के यानी कि इस मकान की दीवारें, इस मकान के कमरे मुझे बड़े चिढ़ाते थे कि तुम तो किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हारी ओर तो कोई नजर भी डालना पसंद नहीं करता है। मैं बड़ा दुखी होता था। ऐसे ही एक दिन मकान का काफी काम पूरा हो चुका था और मिसेस शर्मा अपना स्वयं का मकान देखने आई थी। उस समय वह माँ बनने वाली थी। उनको पहली नजर में देखते साथ मेरे मुंह से निकल गया, जरा संभल के, क्योंकि ऊंचाई अधिक थी। परंतु उन्होंने मेरी आवाज भी नहीं सुनी और मेरी ओर ध्यान भी नहीं दिया। वो सीधे लिविंग रूम में प्रवेश कर गई और लिविंग रूम को देखा। उन्होंने 2 बेडरूम्स को देखा, किचन जो लेडीज का सबसे फेवरेट होता है, पूजा घर और यहाँ तक कि वॉशरूम को भी खोल के देखा। और जहाँ जहाँ कुछ कमियां लग रही थी या जहाँ जहाँ कुछ एक्स्ट्रा था उन्होंने सजेशन देकर अपने हिसाब से उन्हें बदलने के लिए कहकर और वो फिर बाहर आई। परंतु फिर भी उनकी नजर मेरी ओर नहीं गई। आज तो मैं बड़ा ही दुखी था क्योंकि मैं जानता था आज मुझे सब चिढ़ाने वाले हैं। वो निकल गई और सारे लोग मेरे ऊपर हंसने लगे। लिविंग रूम, बेडरूम उचक उचक कर मुझे देखने लगे और कहने लगे कि देखो, हमने कहा था ना, तुम्हारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तुम अस्तित्वहीन हो, घर का कोना जो बेकार सा है। मैं उस दिन के बाद बहुत दुखी रहने लगा था। अब तो मैं किसी से बात भी नहीं करता था। ऐसे ही दिन महीने बीतने लगे और आगे आगे इस मकान का काम पूरा होने लगा। एक समय ऐसा आया कि मकान पूरा हो गया था, बस फिनिशिंग बाकी थी। अब नए नए डिजाइनर, कोई इंटीरियर डिजाइनर, कोई पेंटर घर में प्रवेश करने लगे, परंतु सब उन्हीं कमरों की ओर, लिविंग रूम की ओर ध्यान देते थे।
कहाँ पे क्या सजाना है, कहाँ पे क्या बनाना है, सबका ध्यान उसी तरफ था। मेरी ओर तो किसी का भी ध्यान नहीं था। परंतु अब तो मैंने समझ लिया था कि सचमुच मैं अस्तित्वहीन हूँ और दुखी रहता था और अपने नसीब को कोसता भी था और सोचता था काश शर्मा जी ने यह बरामदा बनाया ही नहीं होता, और बस और दुखी रहता था। आगे जाकर मकान को बड़ा अच्छे से सजाया गया, इंटीरियर किया गया। हर कमरे को अपने हिसाब से शर्मा जी ने बड़ा ही सुंदर सजाया था। मुझे भी पेंट किया गया था, परंतु उसके अलावा मेरी कोई किसी को जरूरत ही नहीं थी जो मुझे साज सज्जा से डेकोरेट करे। अब यह तो मकान बन गया था, परंतु आप जानते हैं मकान घर में तो तभी बदलता है जब उसमें लोग रहते हैं, और वह दिन आ चुका था। मकान का घर बनने वाला था। एक शुभ घड़ी मुहूर्त निकालकर और वास्तु पूजा का प्लान बनाया गया। निश्चित दिन और निश्चित मुहूर्त पर वास्तु पूजा होने वाली थी। इसीलिए पूजा की तैयारी देखने के लिए मिसेस शर्मा का आज फिर से आना था। परंतु मुझे विशेष कोई खुशी नहीं थी। मैं जानता था कि आज भी वे मेरी तरफ ध्यान नहीं देगी। आज भी मिसेस शर्मा आई। उन्होंने एंट्री की तो मैंने तो देखा ही नहीं, परंतु अधखुली आंखों से मैंने एक नजर डाली तो आज क्या देखता हूँ, आज उनके हाथ में वो अकेली नहीं थी, एक छोटा नन्हा सा प्यारा सा 6 महीने का उनका बेटा अनुज वो भी साथ आया था। कितना प्यारा था, और मैं न चाहते हुए भी अनुज की ओर बड़े प्यार से देखने लगा। बच्चे होते ही है ऐसे। मैं भी अनुज की ओर आकर्षित हो गया, परंतु क्या देखता हूँ, पहले ही नजर में अनुज ने मुझे आंखें भर के देखा और अपनी मम्मा को लेकर वो मेरी ओर बढ़ा। वो हाथ से इशारा कर करके मम्मा को लेकर मेरे पास आया। क्यों कि आज इस घर के कोने की एक खिड़की खुली थी और एक छोटी सी चिड़िया खिड़की के अंदर आकर बैठी हुई थी, और अनुज की नजर उस चिड़िया पर पड़ी थी और वह खिलखिलाकर हंसता हुआ अपने हाथों को उचकाता हुआ चिड़िया की ओर बढ़ने लगा। उसे चिड़िया से खेलना था। चिड़िया तो उड़ गई, परंतु आज मिसेस शर्मा ने मेरी ओर बड़े ध्यान से देखा और उन्होंने कहा कि अजय सुनते हैं, यह कोना बिल्कुल परफेक्ट है। अपने मेटल वाले गणेश जी को यहाँ हम रखेंगे, यहीं पे सजाएंगे, क्योंकि वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी यह कोना बिल्कुल परफेक्ट है। जो भी आने वाला व्यक्ति होगा उसकी पहली नजर हमारे गणेश जी पर पड़ेगी। और बस मेरे तो भाग ही खुल गए। मुझे तो मानो पंख से लग गए, मोर की तरह मेरी गर्दन तन गई और अब मैं खुश हो गया। और बस मिसेस शर्मा का ऑर्डर था। इस कोने को बड़ा करीने से सजाया गया। उन्होंने अपने पति से कहा था कि यहाँ कुछ लाइट्स लगाए जाए और कुछ रंगीन लाइटों से इस कोने को सजाया जाए, और एक एंटीक डिजाइन वाला बड़ा सा टेबल यहाँ रखा गया। टेबल के ऊपर यह गणेश जी की मूर्ति सजाई गई, साथ में दिया रखने के लिए एक स्टैंड रखा गया, और हाँ, इस कोने को पूरी तरह से फूलों से सजाया गया। और मिसेस शर्मा ऑर्डर देकर गई थी कि फूलों वाली रंगोली भी इसी कोने में बनेगी। सो दूसरे दिन फूलों वाली रंगोली भी इसी कोने में बनाई गई, और हमेशा के लिए इस मूर्ति पर प्रकाश पड़ने के लिए एक सुंदर सा झूमर इस कोने में लटकाया गया, और मेरा तो महत्व ही बदल गया। तब मैंने समझा था कि जब भी किसी व्यक्ति का बुरा समय होता है तो हर कोई उसे किनारा कर जाता है, परंतु जब भी उसका अच्छा समय आता है तो सब उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। यह सब देखकर सारे कमरे भी उचक उचक कर मुझे देखने लगे। ये बदलाव कैसे हो गया, और जो सम्मान मुझे आज तक नहीं मिला था, अब सब लोग मेरे साथ बड़े ही सम्मान की दृष्टि से बात करते थे और मेरे ओर बड़े सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। सचमुच इंसान को
उसका महत्व बढ़ने के बाद ही सब लोग चाहने लगते हैं। पूजा हो गई। आने जाने वाले हर व्यक्ति ने इस कोने को बड़े ध्यान से देखा और कई लोगों ने डिसाइड किया कि जब भी हम मकान बनाएंगे ना, तो यह बरामदा और ऐसे घर का कोना अवश्य बनाएंगे जहाँ हम भी अपने आराध्य को ऐसे ही सजा कर रखेंगे, ताकि आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की नजर इस मूर्ति पर पड़े और घर में पॉजिटिव एनर्जी रहे। पूजा संपन्न होने के कुछ ही दिन के पश्चात शर्मा परिवार यहाँ इस घर में शिफ्ट हो गया और चारों ओर बड़ी चहल पहल सी रहने लगी थी। और अनुज जो अब मेरा सखा बन गया था, सबसे फेवरेट, अब उसका ज्यादातर टाइम इस कोने के आसपास ही बीतने लगा। वह अक्सर इस कोने की खिड़की खोलकर और वहां खड़ा होकर अपनी मम्मी के साथ बाहर देखता था। जब भी अनुज रोता तो वह कहीं चुप नहीं होता था, परंतु जब भी उसे इस कोने में लाया जाता, वो फौरन अपना रोना बंद कर देता था। इस तरीके से इस घर के कोने का तो अब जीवन ही बदल गया था। दिन भर अनुज यहाँ खेला करता था, इसलिए मिसेस शर्मा ने इस बरामदे में कुछ बेड की कुर्सियां लगवाई, एक छोटा सा सेंटर टेबल भी लगवाया। आप सुबह की चाय या फिर शाम की गपशप हो, सब यही हुआ करता था। सबसे इम्पोर्टेंस इस कोने को मिल गया था। जब भी कोई शर्मा जी के फ्रेंड्स आते तो पहले यही बरामदे में बैठते थे। हाँ, अगर जरूरत पड़े तो ही वो अंदर लिविंग रूम में जाते थे। बड़ी रौनक सी लगी रहती थी। कुछ ही दिनों में शर्मा परिवार में एक छोटी सी परी ने जन्म लिया, अनुज की छोटी बहन अनुजा। अब दोनों बहन भाई हो गए थे। अब उनका दूध पीना हो या फिर दाल चावल खाना हो, बस यही बरामदे में हुआ करता था, क्योंकि खिड़की से बाहर पेड़ों के ऊपर के पक्षी चिड़िया देखने का यही एक स्थान था। इस तरीके से दिन आगे बढ़ने लगे और मैं भी बड़ा खुश रहने लगा, क्योंकि अब तो सारा घर मेरे आसपास ही रहता था। मुझे काफी सारी बातें पता होती थी। घर के राज भी तो यहीं पे डिस्कस हुआ करते थे, परंतु हाँ, मैंने कभी भी शर्मा परिवार के राज किसी के सामने नहीं खोले। कई बार मुझे बाकी कमरे पूछा करते थे या फिर लिविंग रूम भी मुझे कई बातें पूछा करता था, परंतु मैं कभी उनको कोई राज उनके सामने नहीं खुलता था, क्योंकि राज की तो बात राज ही रहने देना चाहिए ना। हाँ, पर मुझे प्राउड नहीं था। मैंने भी अपना बुरा समय देखा हुआ था। जब भी लिविंग रूम मुझे बाहर का कोई नजारा पूछता, मैं फौरन उसे सारा वर्णन करके सुनाता था, क्योंकि मैं तो घर के फ्रंट में था ना, मुझे सारी बातों की खबर हुआ करती थी। परंतु जैसा सारे कमरों ने या सारी दीवारों ने मेरे साथ किया था, मैं कभी ऐसा बुरा व्यवहार किसी से करना नहीं चाहता था। आज मेरे दिन बदल गए थे, परंतु एक समय था जब मुझे कोई भी पूछता नहीं था। मैं वह दिन भूला नहीं था। इसलिए जब भी लिविंग रूम मुझे बाहर की जानकारी पूछता था, मैं फौरन उसे सारा वृत्तांत सुनाता था। ऐसे ही कुछ साल बीतते गए। अनुज 12th पास करके और उसने 4 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लिया था, और वह रिजल्ट देखकर जब आया था तो उसकी खुशी सबसे पहले मैंने ही तो देखी थी। कितना खुश था उस दिन अनुज, और उसके बाद उसने घर में आके सबको यह समाचार सुनाया था। इस ऐसे ही हर बात का पहला गवाह मैं ही हुआ करता था। बाद में अनुज को बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया। अनुज इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने लगा। अनुजा भी कुछ कम नहीं थी। कुछ ही साल में 2 साल के बाद वह भी 12th बहुत अच्छे नंबरों से पास कर गई, और JEE में भी उसके अच्छे नंबर आए थे, और इसीलिए उसको भी उसके भाई के ही कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने लगी थी। यह परिवार बड़ा खुशहाल परिवार था। आजकल न जाने क्यों अनुज का बहुत सारा समय इस बरामदे में ही गुजरने लगा। मैं भी सोचता था, क्या बात है, अनुज अपना समय आजकल बरामदे में बहुत बिताने लगा है।
एक दिन ऐसी ही मेरी नजर पड़ गई। अनुजा की एक फ्रेंड थी, उसकी खास फ्रेंड राधिका। शायद अनुज मन ही मन राधिका को चाहने लगा था। जैसे ही राधिका को मैंने देखा, राधिका आई और अनुज को देखकर उसका भी चेहरा लाल हो गया। इधर अनुज के भी गाल बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गए, फूल की तरह दोनों के चेहरे खिल गए और मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। परंतु फिर भी यह बात सबसे पहले मुझे ही पता चली थी, पर मैंने किसी के सामने इस राज को खोला नहीं और मैं मन में ही इस राज को दबाकर बैठ गया। रोज का इनका सिलसिला था। दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े खुश हुआ करते थे। परंतु एक दिन अनुजा ने अपने मम्मी पापा को यह बात बता ही दी और आज अनुज की घर में बड़ी ही अच्छी क्लास लगी थी। अनुज के माता पिता अनुज को डांटते हुए कहने लगे कि अरे पहले तुम अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लो, पहले जीवन में कुछ बन जाओ, बाद में इन बातों की ओर ध्यान देना है। अब खबरदार तुमने अपना टाइम वेस्ट किया, क्योंकि यह तुम्हारा लास्ट ईयर है। और इस तरीके से अनुज को उन्होंने समझाया कि पहले तो करियर देखना चाहिए। यह बातें बाद में भी होती रहेगी, क्योंकि जीवन तो इन बातों से नहीं बनता है। और अनुज ने भी बड़ा संस्कारी बच्चा था, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया और वो पढ़ाई में जुट गया। अनुज के माता पिता ने भी अनुज के साथ एक कमिटमेंट किया था कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, राधिका के परिवार के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वे आगे बात करेंगे और फिर यह रिश्ता हम जरूर पक्का करेंगे। अनुज ने अपने माता पिता की बातों का ध्यान रखते हुए अच्छे से पढ़ाई में ध्यान लगाया और फाइनल में भी अच्छा स्कोर करके और कैंपस सिलेक्शन में उसको अच्छी जॉब लग गई थी, बड़े अच्छे पैकेज पे और बड़ी अच्छी कंपनी में उसने जॉब ले ली थी। अब वो जॉब के सिलसिले में बाहर शिफ्ट हो गया था। अनुजा और राधिका दोनों ने भी पढ़ाई में बहुत ध्यान लगाया और उन्होंने भी अच्छा स्कोर करके और उनके भी कैंपस में सिलेक्शन हो गए। दोनों बच्चियां जॉब के लिए बाहर चली गई। अब अनुज के माता पिता ने उनका कमिटमेंट पूरा करते हुए राधिका के फैमिली से बात की और इन दोनों का विवाह पक्का हो गया। आखिर वह शुभ घड़ी आ ही गई। आज दोनों की सगाई थी। सब घर में बड़े खुश थे, चारों ओर चहल पहल थी। मैं तो विशेष खुश था, क्योंकि अनुज से मुझे एक मेरा अस्तित्व प्राप्त हुआ था। चिड़िया को देखने के बहाने से ही सही, परंतु पहली नजर तो अनुज ने ही मुझ पर डाली थी और तभी से मेरा महत्व इस घर में बढ़ गया था। मुझे अपना अस्तित्व मिल गया था, इसलिए अनुज सबसे फेवरेट था मेरा इस परिवार में। वैसे सबको ही मैं बहुत चाहता था, परंतु अनुज से मेरा एक विशेष रिश्ता था, इसलिए आज मैं बड़ा खुश था। अनुज की सगाई में सगाई संपन्न हो गई। कुछ ही महीनों में शादी भी हो गई और नई बहू घर में आ गई। नई बहू के साथ परिवार इसी बरामदे में सुबह का समय व्यतीत करता था और माँ जी मिसेस शर्मा बड़े ही प्यार से नए नए डिशेज बनाकर सबको सर्व किया करती थी। बहुत ही बड़ी प्यारी है। पहले से तो वह अनुजा की फ्रेंड के रूप में घर आया करती थी और आज वो बहू के रूप में इस घर में बड़े प्यार से एडजस्ट हो गई थी। इस तरीके से समय फिर बीतता गया और कुछ ही समय बाद, कुछ महीनों या एक साल बाद अनुजा की भी मैरिज फिक्स हो गई। रिश्ता उसी शहर से था। अनुजा का भी विवाह फिक्स हो गया और अनुजा भी अब शादी करके अपने घर चली गई। जॉब के लिए तो सब बच्चे बाहर थे ही। अब घर में केवल मिस्टर एंड मिसेस शर्मा ही बचे थे। कुछ ही दिनों में मिस्टर शर्मा का रिटायरमेंट था, सो रिटायर होकर ज्यादातर समय अब शर्मा जी का पूरा घर में ही बीता करता था। अब घर में क्या, इस बरामदे में ही बीता करता था। अखबार पढ़ते पढ़ते चाय पीना हो या फिर अपने दोस्तों के साथ गपशप करना हो। सुबह से लेकर शाम तक ज्यादातर समय शर्मा जी
बरामदे में इन बेत की कुर्सियों पर ही बिताया करते थे। जब विश्राम करना हो तो ही वो अंदर जाया करते थे या फिर खाना खाने के लिए। मिसेस शर्मा का भी चाहे कुछ बिनना हो चाहे कुछ बुनना हो, उनका भी समय इस बरामदे में ही बिता करता था। अब दोनों ही बचे थे घर में। तीज त्योहार पर बच्चे आया करते थे और फिर घर अपने अपनी जगह लौट कर जाया करते थे। आजकल थोड़ा शर्मा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, इसलिए बच्चों ने कई बार कहा कि अब हमारे साथ चलिए, परंतु मिसेस और मिस्टर शर्मा का कहना था कि अभी तो हम फिट हैं, अभी से आकर क्या करेंगे, अभी आप लोग अच्छे से मजे से रहो, जब जरूरत पड़ेगी बेटा तब तुम्हारे पास ही शिफ्ट होना है। हाँ, परंतु जब भी तुम्हें जरूरत हो हमें जरूर कॉल करिए, हम फौरन तुम्हारे पास पहुंच जाया करेंगे। और ऐसा ही होता था। जब भी बच्चों को अपने मम्मी पापा की आवश्यकता होती थी वे मम्मी पापा को बुला लिया करते थे और ये दोनों कुछ दिन रहकर फिर से अपने घर वापस आ जाया करते थे। मिसेस और मिस्टर शर्मा का भी अपना एक ग्रुप था। ये अपने ग्रुप के साथ बड़े एंजॉय करते थे। आए दिन इनके बाहर कहीं गेट टुगेदर हुआ करता था, कहीं कुछ प्रोग्राम्स हुआ करते थे, या फिर ये कभी बाहर जाया करते थे या फिर इनके यहाँ इनके फ्रेंड्स आया करते थे। बड़े मजे से रहते थे। तो इसी तरह से एक समय ऐसा आया कि मिस्टर शर्मा का स्वास्थ्य आजकल कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगा था और मिसेस शर्मा का भी एज के साथ साथ अब तबीयत में थोड़ा बदलाव आया था। इस दिवाली पर जब बच्चे आए तो अपने साथ मम्मी पापा का टिकट भी बुक करा कर लाए, क्योंकि वे चाहते थे कि अब उनके पेरेंट्स उनके साथ चले जाएं रहने के लिए। अब मिस्टर और मिसेस शर्मा ने जाने की तैयारी कर ली थी। दिवाली का यह त्योहार संपन्न हुआ और उनकी जैसी छुट्टियां बच्चों की खत्म हो गई, सब लोग जाने के लिए निकले और एक दिन फिर से इस मकान को ताला लगाकर सब निकल गए। अनुजा भी आई थी। पहले तो दिवाली के लिए वह अपने ससुराल गई, फिर कुछ समय यहाँ बिताने के लिए आई और पूरा परिवार हंसी खुशी कुछ जरूरी सामान लेकर और इस घर को ताला लगाकर चले गए। अपने घर के इस ताले की चाबी वे अपने परिचित को देकर गए थे। एक शर्मा जी के खास फ्रेंड थे। उनका रोज आना जाना इसी रास्ते से हुआ करता था, मॉर्निंग वॉक के लिए हो चाहे कहीं और। वे रोज सुबह आते जाते इस घर के बगीचे में पानी देकर पौधों को पानी सींचकर और अपने घर निकल जाया करते थे। बीच बीच में जब भी जरूरत हो वे घर का ताला खोलकर और देखकर और चले जाया करते थे। अब यह घर जो था वह फिर से मकान में बदल गया था, क्योंकि घर तो तभी होता है ना जब घर में लोग रहते हो। अब तो ये खाली मकान हो गया था, परंतु स्थिति कुछ और थी। यह मकान जरूर खाली था, परंतु अब आज हम सब के पास सारे कमरे हो, दीवारें हो या फिर मैं घर का कोना या ये बरकता, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी यादें थी। शर्मा परिवार में बिताए हुए समय की बहुत अच्छे पल, बहुत अच्छी यादें हमारे पास थी, जिनके सहारे अब हम लोग जिया करते थे। कई बार हमारी गपशप हुआ करती थी, कई बार बच्चों की यादें आया करती थी, कभी कभी मिसेस और मिस्टर शर्मा की कई बातें हमें याद आया करती थी। कई बार कुछ प्रोग्राम के कुछ ऐसे यादगार पल हमें याद आ जाया करते थे। कई बार हम लोग खिलखिलाकर हंसते थे, कई बार दुखी भी हुआ करते थे। इस तरीके से आजकल हम सब लोग बड़े ही मिलजुल कर रहा करते थे। हम सब लोग यानी पूरा मकान। अब आए दिन जब भी समय मिलता वह परिचित मकान खोलकर अंदर भी देख लिया करते थे। ऐसे दिन साल बीतने लगे थे। एक दिन सुबह सुबह ऐसे ही मुझे मकान का ताला खोलने का आवाज आया। मैंने सोचा वही परिचित होंगे और थोड़ी देर से क्या देखता हूँ, अरे आज तो अनुज आया हुआ था, मेरा सबसे फेवरेट, या यूं कहे तो मेरा एक अंश ही मुझे लगता था, क्योंकि अनुज के ही कारण तो
मेरा अस्तित्व बना था। कितना प्यारा लग रहा था अनुज। चश्मे लग गए थे अनुज को, बिल्कुल अपनी पापा की तरह लगने लगा था। कितना मैच्योर हो गया था। और हाँ, बालों में सफेदी भी आ गई थी, चांदी की तरह चमक रहे थे कुछ कुछ बाल। और अनुज ने भी ताला खोलते साथ मेरी ओर बड़े प्यार से देखा और मुझे लगा कि अनुज भी मुझे नहीं भूला है। उसने बड़े प्यार से इस कोने को निहारा, फिर गणेश जी की मूर्ति को उसने नमस्कार किया और फिर वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने धीरे से अनुज से पूछा, अनुज, मिस्टर और मिसेस शर्मा कैसे हैं? परंतु अनुज ने सुना ही नहीं। फिर मैंने थोड़ा जोर से बोला, अनुज, मिस्टर और मिसेस शर्मा कैसे हैं? फिर भी उसने सुना नहीं। फिर रुककर मैंने और जोर से थोड़ा चीख कर पूछा, अनुज, मिस्टर और मिसेस शर्मा कैसे हैं? परंतु फिर भी अनुज ने नहीं सुना। तब मेरे समझ में आ गया, अरे मैं तो घर का कोना हूँ, एक निर्जीव वस्तु। मैं अपने आप को जीवित समझता हूँ, परंतु क्या इंसान मेरी बातें सुन सकता है? नहीं, मैं तो बस अपनी फीलिंग्स अपने पास ही रख सकता हूँ। मैं मनुष्य के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकता। परंतु खैर कोई बात नहीं। उतने में अनुज के पास किसी का कॉल आया। अनुज ने वहां से निकलने के पहले ही इसी शहर में किसी को अपने आने की खबर दी थी। उन्हीं व्यक्ति का अनुज के पास कॉल आया था। अनुज बात करते हुए बता रहा था और सामने वाले ने भी पूछ लिया होगा शायद कि मिस्टर और मिसेस शर्मा का स्वास्थ्य कैसा है। अनुज ने सारा वृत्तांत सुनाया और मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैंने सुन लिया था अनुज ने क्या कहा। मुझे थोड़ा दुख भी हुआ क्योंकि अनुज ने उस व्यक्ति को बताया था कि आजकल उसके पापा का स्वास्थ्य बड़ा ही खराब रहने लगा है और मिसेस शर्मा भी बहुत थक गई है। मेरा तो उनसे बड़ा ही गहरा रिश्ता था। यह सुनते ही मैं थोड़ा दुखी हो गया और इस तरीके से अनुज अंदर के कमरों में भी गया। उसने सारे कमरों को देखा और फिर से बाहर आकर उसने नजर भर के मुझे देखा और ताला लगाकर अनुज निकल गया और मैं उसे जाते हुए देखता रह गया। दोस्तों, इतनी ही थी मेरी कहानी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? क्या आपको मेरी कहानी अच्छी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आपके पास अगर कोई टॉपिक है कहानी का तो आप अवश्य उस टॉपिक को मुझे मैसेज के द्वारा कमेंट में बताइए। मैं उस पर कहानी बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। और हाँ दोस्तों, इस चैनल के अलावा हमारा और एक चैनल है @संगम सॉन्ग्स। आप SANGAM संगम सॉन्ग्स टाइप करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आपको वहाँ पर हमारे कवर सॉन्ग्स मिलेंगे, आपको जरूर पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी यह कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को @सरगम विथ SS को भी सब्सक्राइब करिए और नई नई कहानियों का आनंद उठाइए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।